हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनाली। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं ये चैनल पे नर्सिंग, फूड और यूके लाइफ के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस टॉपिक, प्लीज़ इमीजिएटली सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ये चैनल पे आपको मेनली यही सब टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे। आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज़ द पार्ट 2 ऑफ माय प्रीवियस वीडियो ऑफ NHS बैंड 5 नर्स इंटरव्यू क्वेश्चन। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप में से किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, देन प्लीज़ गो एंड सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो। तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। लास्ट पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कि NHS जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन जो है, मैंने वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट इज पर्सनल क्वेश्चन, सेकेंड इज सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन एंड थर्ड इज डायरेक्ट क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने ऑलरेडी पर्सनल क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं वो मैंने 28 क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में वो वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेनली द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ सिनारियो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में मेनली फ्रेंड्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू, आपके जो इंटरव्यूअर है वो आपको एक सिचुएशन देंगे, रियल लाइफ सिनारियो, और आपको पूछेंगे कि अगर आप ये सिचुएशन में हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। एक्चुअली व्हाट दे वांट टू सी इज कि हाउ इफेक्टिवली यू आर एबल टू मैनेज दैट सिचुएशन, कैसे कोप अप करोगे। तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हर एक इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं। सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो NHS नर्स इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड आई कैन टेल यू ऑल विथ 100% श्योरिटी कि आपको एक ना एक तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे ही। क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग। आज मैं आपके साथ थोड़े क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। शायद आपका इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछे वो इनमें से एक ना हो, बट ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो टॉपिक। Please, friends, get ready with your pen and paper because I'm going to dictate all the questions in this video. I hope you all ready now with your pen and paper. So I'm going to start dictating all the questions one by one. So सबसे पहला जो question है, मैंने all questions मैंने एक paper पे लिख के लिए है, so it will be easy for me. Okay, so the first question is, during medicine round, if the patient asks you to leave his medicine on the table while he can go and use the washroom, and he said that he will take the medicine after coming from the washroom, in that case what you will do? This is the first question. Then the second question is, in the event of patient death, how would you manage this sad situation? Third question is, one of your patient needs assistance with personal hygiene. How would you make sure that the patient care needs are fulfilled with dignity and privacy? Then the fourth question is, your patient is being discharged. How would you make sure that the information you have provided to the patient relative and the patient has been understood by them? Fifth question is, how to deal with angry patient and relative. So the sixth question is, if you are not competent in giving drug that doctor order for your patient, what you will do? Seventh question is, if your patient blood pressure is very low, what you will do at the time? Eighth question is, if you check blood sugar of your patient and glucometer shows hypoglycemia, as a assigned nurse, what you will do? Ninth question is, what you will do if you realize you just administer wrong medication to your patient? The 10th question is, how do you deal with patient with confusion or dementia? ये जो डिमेंशिया का क्वेश्चन है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि यूके में ओल्ड एज पेशेंट ज़्यादा है और ओल्ड एज में डिमेंशिया ज़्यादा देखने को मिलता है। सो आपको पता होना चाहिए कि डिमेंशिया पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, एटलीस्ट द बेसिक थिंग। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन. So the 11th question is, you are working with a junior staff who is talking in the local language other than English in front of the patient, what you will do? Then the 12th question is, how do you deal with the patient with learning disability or autism? 13th question is, if a person collapses in front of you in the corridor, what you will do as a nurse? And the 14th question is, what are the steps you would take to ensure the safe drug round?
ये क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। इसका मतलब है आप जब भी मेडिसिन राउंड पे रहते हो, मतलब आप जब भी पेशेंट को मेडिसिन देते रहते हो, तो आपको कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, सो दैट यू विल प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन एरर। तो यही है, इसमें आप बता सकते हो यू नीड टू कंसीडर द राइट पेशेंट, राइट ड्रग डोज, रूट, राइट टाइम। सो ये जो मेडिसिन के राइट है वो आप बता सकते हो। इसके अलावा यू कैन टेल दैट हाउ यू आर गोइंग टू कन्फर्म द पेशेंट आइडेंटिटी by looking at the patient wristband and the prescription chart and asking the patient to repeat his name and date of birth। ये सब चीज़ें आप ये क्वेश्चन के आंसर में बता सकते हो। तो द 15th question is the medication prescription is not visible and clear and legible, what you will do about it। सिंपली अगर आपके पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है पेशेंट का जिसमें आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर हैंड राइटिंग है वो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो इन दैट केस what you will do। 16th question is patient is complaining about the pain, your patient is complaining about the severe pain, what you will do। 17th question is how to maintain patient's confidentiality in the hospital। 18th question is after receiving patient from theater, the patient complains of pain, what will be your action। 19th question is after taking handover of the patient from night staff, you notice drug error was made by the night staff, what action will you take? Question number 20 is what measures we can take as a nurse to prevent patients fall in hospital? Then the question number 21, if the patient is not taking medications even after explaining the importance of medications, what you will do next as a nurse? सो ये क्वेश्चन में आपको मेनली बताना है कि हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस द पेशेंट, और आपका कन्विंस करने के बाद में पेशेंट still not listening to you, what you're going to do next? Like, are you going to report anybody? Are you going to inform the doctor that patient is refusing for the treatment? So what's your plan that you have to explain? Then question number 22 is if somebody come and asking you about the patient details, what you will do as a nurse? So this is the question comes under confidentiality topic. So you have to make sure that we have to maintain patient confidentiality in any situation. If any random person came to you and ask the details about your patient, you need to make sure that that person is known to your patient and पेशेंट का परमिशन होना चाहिए। अगर पेशेंट अग्री है उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में, then only you can share the information with that person, otherwise you should not share any single information। so please make note of this point। अगर उनका यहाँ पे यूके में कैसे होता है, अगर क्लोज रिलेटिव भी है, हम लोग कैसे समझते हैं कि वो पेशेंट का ब्रदर है या फिर सिस्टर है, तो वो लोग तो इन्फॉर्मेशन जान ही सकते हैं, बट वैसे नहीं है। समटाइम्स patient doesn't want anybody else to know about his condition, so in that case you have to be very careful कि आपको पहले ही पेशेंट से पूछना है कि is it okay if I share your information with your relative, और उसी के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उतना ही आपको बताना है, उसके अलावा यू डोंट हैव टू गिव देम एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। So question number 23 is if the patient is not happy with your care and started complaining, what you will do as a nurse? Question number 24, how much importance is interpersonal communication in nursing profession? So you know interpersonal relationship, we need to maintain interpersonal relationship, IPR with all multidisciplinary team members as a nurse to work effectively। so वही points आपको यहाँ पे elaborate करके बताने हैं। then question number 25, how would you deal with the rude doctor or a rude team member? If anybody is very rude on you and you're finding it's very difficult to work with them, how you will going to deal with them? So this is the question number 26, tell about a time when you were under significant pressure to perform a task, how did you get the job done? So friends, these are all 26 questions which I cover under
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशन वो आपको दे सकते हैं और उसके ऊपर आपको इफेक्टिवली आंसर करना है। ओनली वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल, कभी भी ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो प्लीज़ यूज़ योर प्रैक्टिकल नॉलेज। आप ऐसे सोचिए कि अगर आप वो सिचुएशन में सच में है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, और वही आपको वो लोग को एक्सप्लेन करना है। Then we'll move on to the last part of this interview question, which are direct questions. तो डायरेक्ट क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस तो अभी याद नहीं आ रहे, बट जितना मुझे याद आ रहे थे, टोटली 18 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आप सभी के लिए, मैं बताऊंगी वन बाय वन करके। बट इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वो लोग आपको पूछ सकते हैं। So we'll start the direct questions now. So the first question is, what are the rights of medicine administration? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया, राइट पेशेंट, राइट डोज, रूट, ड्रग, टाइम, तो वही आप सभी को एक्सप्लेन करके बताना है। Then the second question is, can you tell how to manage the patient with an anaphylaxis shock? तो ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि एनाफिलैक्सिस शॉक में यहाँ पे ना व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि वो लोग आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको कौन सा ड्रग देना है इमीजिएटली, क्या मेडिकल मैनेजमेंट है वो पता होना चाहिए, दैट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। वो लोग आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज अ नर्स, एज अ बैंड 5 नर्स, इफ़ यू सी सम एलर्जिक रिएक्शन आफ्टर गिविंग एनी मेडिसिन टू योर पेशेंट, सो यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द एनाफिलैक्सिस शॉक, और आपको पता होना चाहिए कि वो सिचुएशन में क्या करना है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू से दैट यू विल डू द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, यू विल आस्क द पेशेंट व्हाट इज हैपनिंग, इज देयर एनी रैशेस, रेडनेस, you will do the thorough skin inspection of the patient to check any rash or redness developing on the body. Then you will do full set of observation, you will immediately inform the doctor, you will inform the doctor about the patient vital signs. Then what else you will do, you will explain the patient that this can be a allergic reaction to any of the drug given to you. So you will explain the patient, make the patient calm and comfortable, wait for doctor to come and review the patient. Then obviously you need to follow the doctor's order. If they ask you to do any blood test or to administer any emergency drug that you have to give, usually in anaphylaxis reaction we give adrenaline. So you need to know these basic things, and that is enough. That's what they want you to answer effectively with the confidence. They don't want you to know ऑल द मैनेजमेंट फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक। एज ए नर्स आप क्या कर सकते हो वही आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसके अंडर जो हैंड हाइजीन आता है या फिर ANTT प्रोसीजर, असेप्टिक नॉन टच टेक्निक, ये सब इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आता है। इसके अलावा जो बेसिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है लाइक सी डिफ, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिशियंसी, MRSA, CPE, इसके बारे में थोड़ा बहुत वो आपसे पूछ सकते हैं। देन द फोर्थ इज व्हाट इज मीन बाय कैल्डिकॉट प्रिंसिपल। सो कैल्डिकॉट प्रिंसिपल अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल शुड नो अबाउट दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, और आई थिंक CBT में भी ये क्वेश्चंस रहता है। तो अगर आपने CBT का ऑलरेडी प्रिपरेशन किया होगा तो आपको शायद पता होगा व्हाट इज कैल्डिकॉट प्रिंसिपल्स। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज hand hygiene and hand wash. They may ask you about the step, or they will ask you to do the hand hygiene, hand wash in front of them, just the steps. Question number 6 is code of conduct. So what is code of conduct, उसके अंडर में क्या है, what does that mean, वो आपको बताना है। Seventh is duty of candor means what? So duty of candor means whenever anything happened to your patient and you are standing to, like, something wrong happened from your side, you have administered any wrong medicine to the patient, so as a duty of candor you have to apologize to your patient, you have to accept your mistake and you have to say truth to the patient. आपको सच सच पेशेंट को बताना है कि मैंने गलती से आपको रॉन्ग मेडिसिन दिया है, आपको एक्सप्लेन करना है कि उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और आप आगे क्या करने वाले हो। दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटी ऑफ कैंड्योर। तो ये आपको पता होना चाहिए।
Then question number 8 is safeguardian. What is safeguardian? So safeguardian is a very important topic in UK. यहाँ पे बहुत importance दिया जाता है and that is good as well. So please go through this safeguardian topic कि इसके अंडर क्या क्या cover होता है. What is safeguardian adult means? What is safeguardian children means? For example मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ. सेफगार्डियन अडल्ट या फिर सेफगार्डियन चिल्ड्रन मीन्स अगर आप एक अडल्ट वार्ड में काम कर रहे हो एज अ नर्स और आपका जो पेशेंट है जो आपके अंडर एडमिट है एंड यू नोटिस दैट पेशेंट इज़ हैविंग रेड मार्क्स ऑल ओवर द बॉडी, और अगर आपको लग रहा है कि ये जो मार्क्स है ऐसे लग रहा है कि किसी ने पेशेंट को बहुत ज़ोर से हिट किया है या फिर बहुत पेशेंट को पीटा हुआ है उसके वजह से ये मार्क उसके बॉडी पे आए हैं, अगर आपको ऐसे लग रहा है, सो दैट कैन बी अ डोमेस्टिक अब्यूज़ या फिर patient may be suffering from any kind of abuse from a partner or parents. So in that case it's your responsibility टू आस्क योर पेशेंट कि आपको इतना सारा मतलब बॉडी पे मार कैसे आए हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या घर में, यू नीड टू आस्क. और अगर आपको डाउट हो रहा है कि पेशेंट इज़ वरीड और पेशेंट इज़ केयर और हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, सो इन दैट केस यू कैन ऑलवेज रेफर योर पेशेंट टू द सेफ गार्डियन टीम सो दे कैन कम एंड टॉक टू योर पेशेंट. सो दिस इज़ कॉल्ड सेफ गार्डियन. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हाउ टू कैटेगराइज प्रेशर अल्सर. सो प्रेशर अल्सर इज़ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल सिस्टम पे, और प्रेशर अल्सर के वजह से हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ जाता है एंड पेशेंट लेंथ ऑफ स्टे जो है हॉस्पिटल में वो बढ़ जाता है, पेशेंट के रिकवरी में प्रॉब्लम होता है. इन दैट केस प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, और इसके अलावा प्रेशर अल्सर को कैटेगराइज कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए. 10th नंबर इज़ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक्स. एनाफ्लेक्सिस शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ऑल द काइंड ऑफ शॉक आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11th इज़ हाउ टू डील और मैनेज द पेशेंट विद सेप्सिस और सेप्टिक शॉक. 12th नंबर इज़ what is ABCDE stands in emergency situation. So आप गूगल करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. Prepare this well because this is a part of emergency thing, how you're going to tackle the emergency situation. What is S-bar reporting? For example, what is S-bar handover means? So S-bar is a format which stand for S for situation, B from background, A for assessment, and R stand for recommendation. So S bar handover it's a way कि आप कभी भी यहाँ पे यूके में अगर आप ऑस्की पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑस्की एज वेल, कि आप जब भी पेशेंट को हैंड ओवर कर रहे हो नेक्स्ट स्टाफ को या फिर कोई भी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, व्हेन यू आर हैंडिंग ओवर योर पेशेंट टू द क्रैश टीम, यू नीड टू गिव हैंड ओवर इन एस बार सिचुएशन. आपको पहले बताना है कि क्या सिचुएशन था, पेशेंट का बैकग्राउंड क्या है, देन आपने क्या असेसमेंट किया है पेशेंट के लिए, एंड वॉट यू विल लाइक टू रेकमेंड टू द फर्दर टीम टू डू फॉर योर पेशेंट. तो दिस इज कॉल्ड एस बार हैंड ओवर. Then the 14th question is what is BLS? BLS is basic life support. वो क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा. Then question number 15 is what is ANTT? Then 16th question is what is DOLS and when it is applicable for your patient. So DOLS is a part of Safeguardian. It comes under Safeguardian when the patient doesn't have the capacity to take his own decision, which is called, if the patient lacks the capacity, they need to do MCA, mental capacity assessment. If the patient still lacks the capacity, patient needs DOLS in situ. डॉल्स मीन्स डिप्राइवेशन ऑफ लिबर्टी सेफगार्डिंग. तो आप इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके रखिए, आपको यूजफुल हो सकता है. देन क्वेश्चन नंबर 17 इज when we can do MCA for the patient. MCA stand for mental capacity assessment. तो आप कब कर सकते हो आपके पेशेंट के लिए MCA असेसमेंट, वो देखिए. नंबर 18 इज व्हाट आर द शॉकेबल रिदम्स. This is from the cardiology side because this is important question and it is applicable to everywhere in all emergency situation. If the patient is having cardiac arrest, then you have to connect the patient to the defibrillator pads, and once you notice that it is VF or VT, these two rhythms are very dangerous and you have to defib the patient. So these two are shockable rhythm. One is ventricular
टैकिकार्डिया एंड अदर इज़ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो मैंने आपको सभी को क्वेश्चंस बता दिए हैं, सिचुएशन बेस एंड द डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल। मैं ये तो नहीं बता सकती कि आपको भी इंटरव्यू में सेम ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आई कैन टेल यू दैट कि अगर आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, सो यू विल बी एबल टू आंसर वेल विथ कॉन्फिडेंट। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रिपेयर बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपने अगर एक बार किसी भी NHS ट्रस्ट का इंटरव्यू अटेंड किया और अगर आपको नहीं मिला, आपको सिलेक्शन नहीं हुआ वो ट्रस्ट के लिए, तो आप 6 महीने तक वो ट्रस्ट के लिए वापस से अप्लाई नहीं कर सकते। सो प्लीज़ मेक श्योर व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द डेट फॉर एनी इंटरव्यू, give your 100%, prepare well, and make sure that you will get the job in first attempt only. So all the best for you all, and thank you so much for watching this video. I hope this video will be useful for you all. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. That will help me to keep motivated to make more videos for you all. And once again, I wanted to say sorry for the delay video. I was busy in my work, but yeah, I will try to make the frequent videos now onwards. Thanks again, and hope to see you all soon in the next video. Thank you for watching. I will see you all in the next video. Until then, stay happy, stay safe, and goodbye.